नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सटेंशन। ये आप लोग एज बिहेवियर थेरेपिस्ट काम कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा इन चीज़ों का कि एक्सटेंशन क्या होती है। कि एक्सटेंशन में ये होता है कि जो अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है, ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स होते हैं, उसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, एक्सटेंशन पे रखते हैं, मतलब री इन्फोर्स नहीं करते बच्चों को बिल्कुल भी, जो उसका अनडिजायरेबल या प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर होता है। और वो हम तब तक नहीं करते जब तक वो बिहेवियर कंप्लीटली खत्म ना हो जाए। अ, ये एक फॉर्म ऑफ, कहते हैं इसको कि ये एक पनिशमेंट की टाइप है, लेकिन ये इस तरह से मतलब इसको कह सकते हैं जब, क्योंकि जब हम बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं तो वो हम बच्चे की बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं इग्नोर। लेकिन वो इग्नोर ऐसा भी नहीं करना होता कि बिल्कुल बच्चे को एक्सटेंशन पर डाल के तो आपने बिल्कुल बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं देना। आपने तब तक बच्चे को इग्नोर करना है जब तक वो बच्चा कोई इस तरह का बिहेवियर ना दे जिससे वो उसको खुद उसके लिए हार्मफुल हो या किसी और बच्चे के लिए हो। एक्सटेंशन में होता ये है कि वो बिहेवियर्स जो पहले हम जिन पे हम पहले रीइंफोर्समेंट देते थे, दे रहे होते थे, तो हम उन्हीं बिहेवियर्स पे हम थोड़ी देर के लिए इसकी रीइंफोर्समेंट रोक देते हैं, जो कि अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है। कुछ के थोड़ी देर के लिए रीइंफोर्समेंट को रोकना एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन की दो टाइप्स होती हैं, प्लान्ड इग्नोरिंग और एक्सेस एक्सटेंशन। प्लान्ड इग्नोरिंग ये एक ऐसी टाइप है जिसमें हम बच्चे की, जैसे अब मैं कहती कि हम बच्चे को इग्नोर करते हैं, वो प्लान्ड इग्नोरिंग ही होती है। वो हम इंटेंशनली इग्नोर करते हैं थोड़ी देर के लिए बच्चे को, मिनिमम कोई 1-2 मिनट्स के लिए, लेकिन हम साथ साथ उसको वर्बल प्रॉम्प्ट देते, वर्बल रिस्पॉन्सेज देते रहते हैं, और उसके साथ आई कांटेक्ट भी देते हैं, लेकिन बिल्कुल फर्म आई कांटेक्ट नहीं देते हैं। बस थोड़ा सा इग्नोर करते हैं ताकि बच्चा, अगर सपोज कोई अटेंशन के लिए बिहेवियर दे रहा है, जैसे बच्चे अक्सर अटेंशन लेने के लिए थ्रोइंग करते हैं, हिटिंग करते हैं, सेल्फ हिटिंग भी करते हैं, बाकी बच्चों को भी मारते हैं जब उनको अटेंशन थेरेपिस्ट या कोई और बच्चा नहीं दे रहा होता, थेरेपिस्ट या मदर भी नहीं देती। तो उनको जब हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं तो वो प्लान्ड इग्नोरिंग होती है। उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा इग्नोर, उससे ये होता है कि जब हम आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं तो वो बच्चे के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि मेरा थेरेपिस्ट या मेरी मदर मुझे तो देख ही नहीं रही, मैं जिस काम के लिए बिहेवियर कर रहा हूँ, मतलब बच्चे ने सपोज थ्रोइंग की है, उसने टॉय उठा के गिराया है, तो थेरेपिस्ट क्या करते हैं, ये मदर्स भी फौरन बच्चे की तरफ देखते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों को अटेंशन मिल जाती है, वो काम ही अटेंशन के लिए कर रहा है कि मुझे अटेंशन मिले। तो जब हम नहीं देखेंगे वो चीज़ें गिरा रहा होगा तो, लेकिन हमने साथ साथ ये देखना है कि वो ना बहुत ज़्यादा ना करे, एक्सट्रीम पे ना करे, इतना ना करे कि वो खुद भी नुकसान हो उसको और दूसरे बच्चों को भी हो, और जो आसपास उसके इन्वायरमेंट है वो खराब हो जाए। स्केप एक्सटेंशन में क्या होता है कि बच्चा, स्केप क्या होता है कि बच्चा टास्क करना नहीं चाह रहा है, उसकी वजह से वो बिहेवियर दे रहा है। जब हम उसको कोई टास्क करवाते हैं तो वो आगे से रोने लग जाता है या चीज़ें नीचे गिराता है। ज़्यादा कॉमन क्या होता है, बच्चे फाइल ही, सामने वाली चीज़ें फाइल ही उठा के साइड पे रख देते हैं और साइड पे गिरा देते हैं, या जो उनके सामने मटेरियल पड़ा हुआ है उसको नीचे गिरा देते हैं। ये क्या होता है, ये स्केप एक्सटेंशन होता है। ये पता कैसे चलता है कि बच्चा किस काम के लिए क्या कर रहा है। जो चीज़ अगर हम उसको एक्टिविटी करवा रहे हैं और वो बिहेवियर दे रहा है तो इसका मतलब है वो स्केप कर रहा है। अगर दो थेरेपिस्ट आपस में बात कर रहे हैं, या दो, अगर एक थेरेपिस्ट है उसके पास दो बच्चे हैं, तो अगर वो दूसरे बच्चे की तरफ ज़्यादा थोड़ा ध्यान दे रहा है और एक बच्चा इग्नोर हो रहा है, तो उसको ये लगेगा कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो वो कोई ना कोई बिहेवियर ऐसा देगा जिससे थेरेपिस्ट की अनइंटेंशनली अटेंशन जाएगी, उसकी उसकी तरफ देखेगा, तो वो होगा कि अटेंशन के लिए कर रहा था। और अगर किसी बच्चे ने कोई चीज़ लेनी है तो वो बिहेवियर दे रहा है, हम फौरन से उसको वो चीज़ दे देते हैं, तो वो बिहेवियर नहीं देता, तो इसका मतलब है कि वो टेंजिबल या एक्सेसिबल, एक्सेस ऑफ आइटम्स के लिए कर रहा था। स्केप एक्सटेंशन में क्या होता है कि अगर बच्चा कुछ कोई मटेरियल नीचे गिराता है हम काम करते करते, तो हमने क्या करना है, जब बच्चे ने वो बिहेवियर दे दिया, हमने बच्चे को बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं देना होता। एक्सटेंशन में किसी भी टाइप की एक्सटेंशन होती है उसमें आई कांटेक्ट बच्चे के साथ डायरेक्ट नहीं करना होता, उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी होती एक्सटेंशन अप्लाई करते हुए।
मतलब किसी भी तरह की उसको कमांड नहीं देनी, स्टे क्वाइट, काम डाउन, सिट डाउन, इस तरह की कोई भी नहीं देनी। क्योंकि इसमें जब हम एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे होते हैं उस टाइम बच्चा बच्चा वैसे ही बहुत एग्रेसिव होता है। वो बहुत उस वक्त सेंसिटिव हुआ होता है, तो वो उस वक्त जो भी आप बोलेंगे बच्चे को बच्चा उसको चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो इसलिए एक्सटेंशन अप्लाई करते हुए कोई कुछ भी नहीं, कोई मतलब बच्चे से बात नहीं करनी आपने, कोई उसको आई कांटेक्ट नहीं देना, ताकि उसके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो के मुझे तो अटेंशन नहीं मिल रही। इसके बाद सेकंड स्टेप है एक्सेस एक्सटेंशन। एक्सेस एक्सटेंशन में क्या होता है कि जैसे मैंने ये बताया था कि हम जो ऑब्जेक्ट है, अगर बच्चे ने किसी टॉय के लिए या एक्टिव टॉय के लिए एक्सटेंशन, सॉरी टॉय के लिए बिहेवियर दिया है, उसने टॉय लेना था, उसने सपोज क्या किया, हिटिंग कर दी या शाउटिंग की है, तो हमने उसको वो टॉय नहीं देना। अ, और बच्चा चीज़ें गिराएगा, टेंट्रम थ्रो करेगा, लेकिन वो एक लिमिट तक करेगा। हमने तब भी नहीं देना जब तक वो टेंट्रम दे या फिर वो रोए। टेंट्रम्स क्या होते हैं, बच्चा रोता है, चीखता है, सेल्फ हिटिंग करता है। सेल्फ हिटिंग के टाइम पे आपने सिर्फ उसके हाथों को पकड़ लेना है, क्रॉस करना है, और दोनों हाथों को उसको पकड़ना है, और उसको सिर्फ एक हल्की सी, ज़्यादा जोर से नहीं, हल्का सा कहना है नो स्टॉप, सिर्फ थोड़ी हल्की आवाज में। इसको कहते हैं एक्सेस एक्सटेंशन, जिसमें हम बच्चे की एक्सेस ले लेते हैं, उसका जो आइटम होता है या उसका रीइंफोर्सर होता है वो उससे ले लेते हैं। जैसे अगर बच्चा स्क्रीन टाइम के लिए टेंट्रम थ्रो कर रहा है, तो हमने उससे स्क्रीन टाइम उसको नहीं दिया, उसको उसका स्क्रीन टाइम हमने बंद किया हुआ है, तो वो हमें टेंट्रम देगा स्क्रीन टाइम जब तक उसको नहीं मिलती तब तक। तो हमने स्क्रीन टाइम नहीं देना अगर हमने एक्सटेंशन अप्लाई करनी है। एक्सटेंशन बर्स्ट क्या होता है? एक्सटेंशन बर्स्ट होता है कि जब भी कोई बिहेवियर ख़त्म होने वाला होता है, बिल्कुल ख़त्म होने वाला होता है, तो वो ख़त्म होने से पहले एक दफ़ा पीक पे जाता है, मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी और उसकी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मतलब वो इतना हाई हाइपर हो जाता है बच्चा के इस तरह से लगता है कि जैसे अभी बच्चा या खुद को कुछ कर लेगा या किसी और को कुछ कर लेगा। लेकिन वो होता है एक्सटेंशन बर्स्ट। तो उसके बाद वो बिहेवियर जब एक दफ़ा पीक पे जाता है, अपने मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी और उस पे जाता है, तो उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके पीक पे जाने को कहते हैं एक्सटेंशन बर्स्ट। ये जब भी आप एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे तो उसके उस पे ये होता है कि एक्सटेंशन बर्स्ट हर बच्चे के अंदर आता है। जैसे अगर सपोज बच्चा स्क्रीमिंग कर रहा था, ये जैसे स्लाइड में लिखा हुआ है, स्क्रीमिंग कर रहा था, तो हमने वो वाला बिहेवियर हमने उसका ख़त्म करना है। तो वो जब ख़त्म होने वाला होगा तो वो बहुत ज़्यादा स्क्रीमिंग और शुरू कर देगा, बहुत ज़्यादा चीखेगा, बहुत ज़्यादा टेंट्रम देगा। लेकिन तब भी आपने एक्सटेंशन उस पर अप्लाई करनी है। और एक्सटेंशन अप्लाई करने का उनके कुछ रूल्स होते हैं। वो ये होते हैं कि हमने कैसे अप्लाई करनी है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हमने ऐसे अप्लाई करनी है कि हमने सबसे पहले तो इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना है जो बच्चे के लिए भी सेफ हो और थेरेपिस्ट के लिए भी सेफ हो, और बाकी जो थेरेपिस्ट और दूसरे बच्चे हैं उनके लिए भी सेफ हो। उसमें हम सबसे पहले करते हैं उसमें हम बच्चे का बेस लाइन लेते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी देखते हैं। फ्रिक्वेंसी होता है कि कितनी दफ़ा एक बिहेवियर हुआ, ड्यूरेशन होता है कितनी देर के लिए हुआ था, कितनी दफ़ा हुआ था, मतलब एक सेशन में, आधा घंटे के सेशन में या एक घंटे के सेशन में 2 दफ़ा बिहेवियर आया था, 3 दफ़ा आया था, 4 दफ़ा आया था, ये फ्रिक्वेंसी है। कितनी देर के लिए आया था, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, या 10 मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, तो ये ड्यूरेशन है। इंटेंसिटी है कि वो कितनी वो से आया, कितनी ज्यादा कितनी जोर से आया। ज्यादा जोर से आए। मतलब अगर बच्चे ने स्क्रीमिंग मतलब की, अगर ये देखते हैं कि इंटेंसिटी अगर हमने देखनी है, तो हम ये देखेंगे कि वो स्क्रीमिंग कर रहा है तो कितने जोर से स्क्रीम कर रहा है, कितनी देर के लिए कर रहा है, वो ड्यूरेशन होगा, कितनी दफ़ा कर रहा है, वो फ्रिक्वेंसी है। और इंटेंसिटी है कि वो बहुत ज़्यादा चीख रहा है, बहुत ज़्यादा ऊंचा चीख रहा है, या बहुत कम चीख रहा है, कितना चीख रहा है, वो फ्रिक्वेंसी होता है, शिद्दत।
सॉरी वो इंटेंसिटी होता है। के बाद है कि आपने ये एग्जांपल लिखी हुई है कि जो बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे है, अगर उसका हमने सर्कल टाइम के थ्रू, सर्कल टाइम में हमने एक्सटेंशन अप्लाई करनी है, और वो अपने किसी और, अपने साथ बैठे किसी और बच्चे को या एडल्ट को पिंच कर देता है, मतलब एक तरह की हिटिंग करता है, तो हमने उस पर एक्सटेंशन कैसे अप्लाई करनी है कि उसके लिए हमने उसको पहले तो हमने इग्नोर करना है। मतलब इग्नोर भी हमने ऐसे करना है कि देखना है बच्चे की तरफ, लेकिन उसको हमने वर्बली कुछ नहीं कहना जिससे उसको को ये लगे कि मुझे अटेंशन मिल गई है, क्योंकि हो सकता है उसने अटेंशन के लिए ही किया हो। तो आपने क्या करना है, एक्सटेंशन अप्लाई करते हुए उसको वर्बली कुछ भी नहीं कहना, उसको सिर्फ वहां से उठा के कहीं और किसी और जगह पे बिठा देना, अगर इस सिचुएशन में कर रहा है तो। आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, फिर आराम से बच्चे को बिठाना है। उसको आप अगर तो बच्चा रो रहा है तो उसको पहले आप टिश्यू पेपर दो, जो कि एक नॉर्मल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का तरीका भी होता है, कि वो टिश्यू पेपर देते हैं, फिर उसको काम डाउन करवाते हैं। अगर बच्चा डीप ब्रीदिंग कर सकता है तो उसको डीप ब्रीदिंग थोड़ा सा सिखाएं, काम डाउन, वेरी नाइस। जब जब उसकी इंटेंसिटी कम होगी, अपने साथ साथ री भी देनी है इसमें। हाँ, इसके अंदर अभी मैं थोड़ी सी स्लाइड्स और भी ऐड करके आपको फिर दूंगी। इसमें एक और होता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी ये होती है कि उसमें एक दफ़ा बिहेवियर बिल्कुल ख़त्म हो गया था, जो भी बिहेवियर था, फॉर एग्जांपल सेल्फ हिटिंग का बिहेवियर था, उस पर आपने एक्सटेंशन अप्लाई की थी और वो ख़त्म हो गया था, लेकिन कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम बाद दोबारा वही बिहेवियर आ जाता है। एक दफ़ा ख़त्म हो गया, दोबारा बिहेवियर आया, इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। और ये भी काफ़ी कॉमन होती है, ज़्यादा उन बच्चों में होती है जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन वाला बिहेवियर ज़्यादा होता है, जिसमें ये टेबल्स, चेयर और इस तरह की चीज़ें खराब करते हैं, उनके अंदर ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा आता है। और एक्सटेंशन को कभी भी मतलब डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते, सबसे पहले रीइंफोर्समेंट्स देखते हैं। रीइंफोर्समेंट्स में डिफरेंशियल डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट लगा यूज़ करते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं। और अगर तब भी नहीं हो रहा, तब आप एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं। एक्सक्यूज, ये जो एक्सटिंक्शन है ये हमारा मतलब रीइंफोर्समेंट के बाद भी अगर ये चीजें ना हो रही हो तो तब उस पे अप्लाई करते हैं। अब ये जो हमारी प्लान इग्नोरिंग है, अक्सर हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं घर में गेस्ट आते हैं तो ये बच्चा बहुत ज्यादा जो है ना हमें तंग करता है। उसकी रीजन यही होती है ना कि बच्चा अटेंशन सीख कर रहा है, माँ का ध्यान गेस्ट की हम्म। तरफ है, बच्चा जो है वो अटेंशन लेना चाह रहा है। तो उस कंडीशन में मतलब मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ, जैसे प्लान इग्नोरिंग है, कि आप उसको उस टाइम मत कहें ये मत करो ऐसे में करो, बच्चे को गेस्ट से मिलवाएं, लाइक शेक हैंड करवाएं और उसको वहां से रिमूव कर दें। और दूसरे रूम में जहाँ सेफ एनवायरनमेंट हो, उनके उसके टॉयज हो और आपको लगे कि वो सेफ है, उसको उस जगह ले जाए। तो ये प्लान्ड इग्नोरिंग की एक सही एग्जांपल है ना, ये मतलब एक्सटिंक्शन में ये चीज हम्म। आ जाती है ना कि टेंशन में आता है। और जी बिल्कुल, ये प्लान्ड इग्नोरिंग ही है, आपने बच्चे को इग्नोर किया, उसको उस या फिर ये सॉरी, ये एक्सेस एक्सेस एक्सटेंशन में आता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आइटम की एक्सेस नहीं होती, एक्टिविटी की भी होती है। उस वक्त हमने वो एक्सेस 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 बच्चे से रोक लिया है, उससे ले लिया है, क्योंकि उसको पेरेंट्स के सॉरी गेस्ट के सामने वो जो भी बिहेवियर दे रहा था, वो उसका एक उसको प्रेफर्ड एक्टिविटी मिल रही थी। तो वो जब हमने रिमूव कर दिया, उससे ले लिया है, उसको किसी और रूम में भेज दिया है, वहाँ पे उसको टॉयज वगैरह दिए, तो ये प्लान्ड इग्नोरिंग नहीं थी, ये थी एक्सेस एक्सटेंशन। प्लान्ड इग्नोरिंग तब होती जब बच्चा, अगर पेरेंट्स सॉरी गेस्ट के सामने कर रहे हैं कोई जो भी बिहेवियर दे रहा है, तो अब मदर उसको इग्नोर कर रही है, मदर कोई कोई भी वो नहीं कर रही है, कोई भी उसको वर्बल कमांड नहीं देती, कोई कुछ भी नहीं देती। आपने एक्सटेंशन अप्लाई करते हुए ये देखना है कि रीइंफोर्स नहीं करना बच्चे को, बच्चे की तरफ देखना भी रीइंफोर्समेंट होती है उस टाइम पे, क्योंकि बच्चा अटेंशन ले रहा था उस वक्त, उसको अटेंशन के लिए वो बिहेवियर दे रहा था। तो ये प्लान्ड इग्नोरिंग भी हो सकती है, लेकिन जब अगर वो एक्टिविटी कर रहा है, अगर कोई एक्टिविटी है जो के पेरेंट्स सॉरी गेस्ट उसके साथ कर रहे हैं, हैंड शेकिंग हो सकता है वो स्केप कर रहा हो,
ये तो फंक्शनल एनालिसिस होता है, तो ये इन डीप डेप्थ सिचुएशन में जाके पता चलता है कि उस वक्त क्या कर रहा था। अगर तो वो मदर उसको कहती है कि जाके पे गेस्ट से मिलो, और तब वो बिहेवियर देता है, तो तब वो हो सकता है स्केप कर रहा हो, क्योंकि उसको एक एक्टिविटी, एक टास्क परफॉर्म करना पड़ रहा है जो उसको नहीं पसंद। तो उस वक्त वो स्केप एक्सटेंशन होगा। लेकिन अगर वो वैसे ही कर रहा है और मदर उसको दूसरे रूम में ले जाती हैं, तो फिर वो प्लान्ड इग्नोरिंग होगा कि हम इग्नोर कर रहे हैं। और एक्सेस एक्सटेंशन होगा कि उसको पे गेस्ट तक एक्सेस ही नहीं मिल रही जाने की। ठीक है। और आपने और ये जो एक्सटेंशन। जी। और इस दूसरा ये कि जो इसमें हम बच्चे को अगर आई कांटेक्ट दे देते हैं तो ये तो उसका रीइंफोर्सर हुआ ना, बेसिकली वो कर तो अटेंशन के लिए रहा है, इसलिए उसको आई कांटेक्ट देना ही नहीं है। मतलब उस टाइम तो उसका रीइंफोर्सर आई कांटेक्ट ही है ना, क्योंकि वो अटेंशन के लिए ही कर रहा है ये चीज। जी तो ऐसे हम ही। वो नहीं, वो आई उससे कांटेक्ट ले नहीं, मतलब। किसी भी जो भी उसका फंक्शनल बिहेवियर होगा उसमें अपने एक्सटेंशन अप्लाई करते हुए बच्चे से, बच्चे को आई कांटेक्ट, डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं देना। डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं देना। हाँ, इतना जरूर देखना है कि बच्चा कोई इस तरह का काम ना कर रहा हो जिससे उसे कोई नुकसान हो जाए। उसको वर्बल कमांड कोई नहीं देनी, जैसे होता है नो स्टॉप, चले जाओ यहाँ से, चुप कर जाओ, इस तरह से। क्योंकि उस वक्त फायदा ही नहीं होता, बच्चा इतना हाइपर हुआ हुआ होता है, इतना एग्रेसिव हुआ होता है कि उसको वो कमांड सुनता ही नहीं है। जब सुनेगा ही नहीं तो फिर वो उस पे उसको फॉलो क्या करेगा। तो आपने ठीक है। और इग्नोर। ये एक्सटिंक्शन जी। एक्सटेंशन ब्रेस्ट में मैं एक छोटी सी आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे पास एक बच्ची आई थी, न्यू आई थी ऑटिज्म के साथ ही। वो जब अंदर आते हुए, जाहिर है जब न्यू बच्चा आता है तो वो उसको जाहिर है मसला तो होता है कि पहली दफा आया है किसी जगह, तो वो आके ना टेंट्रम शो करती थी, उसने गिर जाना जमीन पे, अपने आप को मतलब टांगे मारनी और इस तरह के टेंट्रम्स करने। और वो इतनी एक्सट्रीम लेवल पे जाती थी। लेकिन मैं उसको पहले एक दफा बता दिया, देन उसके बाद मैं उसको इग्नोर, पहले मैंने उसको काफी कोशिश की कि उसे बिठा के क्योंकि उसकी सिटिंग जीरो थी, एवरीथिंग जीरो था जब वो नई नई आई है। तो उसकी सारी चीजों को मैंने करके कोशिश की कि किसी तरह, लेकिन उसका सिर्फ एक ही बिहेवियर था कि मैंने रोना है और जस्ट रोना है। मैंने हर वो चीज कर देनी है कि ये मुझे बाहर ले, मतलब मैंने बैठना नहीं है, ये वाली चीज थी। तो उसने हाई लेवल का जो अपना जो था ना वो बिहेवियर दिया। तो फिर एट दी एंड मैंने उसको इग्नोर किया, सिर्फ मैंने अपनी एक आई इस तरह से रखी कि उससे नहीं पता चले कि मैं उसको अटेंड कर रही हूँ, देख रही हूँ। लेकिन क्या कि सेफ रहे, कोई ऐसा वैसी चीज ना करे, कोई चीजें ना फेंकने लग जाए, खुद को नुकसान ना करे। लेकिन मैंने उसको उस टाइम इग्नोर किया। तो हुआ ये कि पहले जो 15 मिनट थे वो एक्सट्रीम के थे। आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होना शुरू हो गया बिहेवियर। या वो बच्चा आई थिंक या तो थक जाता है या वो ये चीज लर्न कर लेता है कि मैं मुझे इसने यहाँ पे बिठाना है और इतनी देर बाद मैंने यहाँ से जाना है, शायद वो सीख जाता है बच्चा आई थिंक। पहले 3-4 दिन उसने ये चीजें की। जैसे ही वो थोड़ा सा स्टॉप हुई तो मैंने उसको अटेंड कर लिया, जैसे ही वो रुकी है रोना, मतलब थोड़ा सा। तो उस पे मैंने उसको ये रीइंफोर्स किया कि अब आप काम डाउन किया, मैंने उसको पानी शानी पिलाया और मैंने उसको बोला कि आप चुप किए हो, अब आप बाहर जाओगे। मैंने एक दिन ऐसा किया, सेकंड डे उसने फिर एक लेवल उसका बिहेवियर था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जहां वो 15-20 मिनट में काम डाउन हुई, वो 10 मिनट एक्सट्रीम बिहेवियर आया। और देन उसके बाद उसको पता चला कि मैं रोना बंद करती हूँ तो ये मुझे बाहर ले जाती है, मतलब उसे ट्रस्ट होना शुरू हो गया कि मुझे ले जाती है। एंड थर्ड डे पे उसने अंदर आके उतना एक्सट्रीम लेवल का बिहेवियर नहीं दिया, थोड़ा दिया 5 से 7 मिनट में, मतलब वो जो पाँव मारना जमीन पे, गिर जाना, वो चीज नहीं की, बिहेवियर आया। हम्म। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खत्म हो गया, देन वो खुद ही बैठ गई चेयर के ऊपर। और जब मैंने उसके साथ एक्टिविटीज करनी शुरू की, उसके साथ रिलैक्स, क्योंकि रैपो बिल्ड करनी जरूरी होती है, तो जब मैंने ये चीज की तो वो बिहेवियर उसका खत्म हो गया, सिटिंग पे उसको ले आए। तो ये एक्सटिंक्शन ब्रस्ट ही हुआ ना कि पहले वो पीक पे गया और उसके बाद मैंने उसको, मतलब पहले तो मैंने कोशिश की कि वो किसी तरह काम डाउन हो जाए, बट वो नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने उसको टोटल इग्नोर किया कि अच्छा कितना इसने चीखना है, ओके रो ले ये जितना भी है, मतलब ये चीज तो ये इसी में आ जाएगा, यही चीज होगी ये। जी, ये एक्सटेंशन बर्स्ट ही होता है कि पहले वो पीक, एक्सटेंशन बर्स्ट के लिए ये ज़रूरी होता है कि अगर बिहेवियर पीक पे गया है, बहुत अपनी मैक्सिमम उस पे गया है, तो उसके बाद वो ख़त्म हो। अगर तो वो ख़त्म नहीं हो रहा और वो पीक पे ही जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सटेंशन भी इस बच्चे पे अप्लाई नहीं हो रही और वो कांस्टेंट है।
आपने डायरेक्ट कभी भी एक्सटेंशन नहीं यूज करनी होती। एक्सटेंशन के साथ एक्सटेंशन को भी कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। जैसे जो भी आपने एग्जांपल दिया उसमें आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज कर सकते थे। जैसे बच्ची उसमें DRO यूज हो सकता था कि अगर वो थोड़ी देर के लिए काम डाउन होती है आप उसको बाहर ले जाते हो। तो वो हमेशा एक्सटेंशन को रीइंफोर्समेंट के साथ मिला के यूज करते हैं एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन अप्लाई करते हुए भी आपने बाकी जो थेरेपिस्ट हैं, बाकी जो ABA थेरेपिस्ट हैं या फिर जो बिहेवियर थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है और पेरेंट्स, इन सबको बताना होता है कि हम बच्चे पे एक्सटेंशन अप्लाई करने लगे और ताकि वो एक एक ही चीज हर इन्वायरमेंट में बच्चे को मिले, हर सेटिंग में बच्चे को मिले। कोई भी टेक्निक हो, ABA की कोई भी टेक्निक काम ही तब करती है जब उसकी जनरलाइजेशन हो जाती है, जब उसको हर सेटिंग में सेम ही तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा होता है। और एक्सटेंशन आपने कभी भी खुद से अप्लाई नहीं करनी होती, मतलब ऐसे ही बगैर सोचे समझे कुछ और नहीं हो रहा तो एक्सटेंशन अप्लाई कर दो। उसमें पहले ये होता है कि पहले आपने रीइंफोर्समेंट देखनी होती है, रीइंफोर्समेंट से करना होता है। अगर उससे काम डाउन हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, फिर आपने पनिशमेंट यूज करनी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पनिशमेंट्स। लेकिन एक्सटेंशन के भी का भी ये रूल है कि आपने बहुत ज़्यादा दिनों के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं यूज़ करनी। क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा देर के लिए एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हो या फिर पनिशमेंट अप्लाई कर रहे हो तो बच्चा एग्रेसिव हो सकता है। तो कभी कभी ये होता है कि बच्चे का बिहेवियर कम होने के और ज़्यादा हो जाता है। तो आपने हर सेटिंग में हर थेरेपिस्ट को बताना है कि इस पर एक्सटेंशन अप्लाई की है, वो मैंने इस तरह से अप्लाई की है और ये मतलब जो भी उसका प्रोसीजर है आपने सारा एक्सप्लेन करना है। और फिर आपने कहना है कि सपोज अगर थेरेपिस्ट है, दूसरा थेरेपिस्ट है, तो उस उनको भी ये कहना है कि अगर आपके भी सेशन में बच्चा यही बिहेवियर थे जिस किसी के लिए भी दे रहा है तो आपने भी अप्लाई करनी है एक्सटेंशन। एक्सटिंक्शन जो है वो हमारा लास्ट पीक स्टेप है कि अगर बच्चा लास्ट होता किसी है। चीज से नहीं रुक रहा तो देन हम उसे भी रीइंफोर्समेंट के साथ मिक्स करके अप्लाई करें, और बहुत ज्यादा अरसे के लिए नहीं। जी। और अगर एक थेरेपिस्ट ने किया है या कोई भी एबीए टेक्निक एक थेरेपिस्ट ने लगाई है तो वो सबको बताई जाए कि ये टेक्निक बच्चे पे यूज कर रहे हैं, ताकि जो परफॉर्मेंस वो हमारे पास दे रहा है हम्म। वो उनके पास भी फिर उसी तरह दे। समटाइम यही होता है कि एक डिपार्टमेंट में बच्चा अच्छा काम कर रहा है, अब जैसे फिजियोथेरेपी में गया बच्चा, तो वहां पर समटाइम तो बच्चे वैसे ही डरते हैं फिजियोथेरेपी में, और वो वहां के फिर कंप्लेन करते हैं ये आपके पास अगर रिस्पॉन्स कर रहा है हमारे पास तो नहीं करता, कि ऐसे नहीं करता। तो वो वही बात है कि जो चीज हम अप्लाई कर रहे हैं वो नहीं उस तरह अगर अप्लाई करे तो फिर बच्चा नहीं रिस्पॉन्स कर रहा होता। तो मोस्टली मैंने देखा हम्म। फिजियोथेरेपिस्ट तो वैसे कोई भी ये टेक्निक यूज ही नहीं करते, उनका एक अपना तरीका होता है, तो वो इस चीज को वो करते ही नहीं है। वो कहते हैं, लेकिन उनको बता देना जरूरी होता है कि एटलीस्ट कुछ नहीं है तो एज ए रीइंफोर्समेंट ही वो अगर उस चीज को करते हैं तो वो बच्चा फिर भी रिस्पॉन्स कर जाता है। सॉरी, ये जो होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट या वो जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं वो ABA की टेक्निक्स उस तरह से तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं जैसे एक बिहेवियर थेरेपिस्ट करता है। लेकिन उनको इतना इतना हम गाइड कर देते हैं कि अगर आपके पास आता है बच्चा, क्योंकि एक बच्चा 3 सेशंस लेता है, बिहेवियर, स्पीच और OT तीनों, जब तीनों में उसको सेम ही इन्वायरमेंट मिल रहा होगा तो उसमें प्रोग्रेस आएगी। तभी बिहेवियर थेरेपिस्ट का भी फायदा है कोई भी टेक्निक अप्लाई करने के लिए, उसमें प्रोग्रेस ही तब आती है जब उसको, और पेरेंट्स भी घर पे भी वही चीज़ अप्लाई हो रही हो। एक्सटेंशन अप्लाई करने का प्रोसीजर, बल्कि कोई भी इस तरह की जो चीज़ जो कि पेरेंट, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर पेरेंट्स आए हैं उसके लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए आए हैं और जो थेरेपिस्ट है वो एक्सटेंशन अप्लाई कर रही है, पेरेंट्स को नहीं पता कि थेरेपिस्ट एक्सटेंशन अप्लाई कर रही है, ये क्या कर रही है, तो थेरेपिस्ट तो प्लान इग्नोरिंग भी यूज़ कर रही होगी। तो उसमें हमने पेरेंट्स को बताना होता है, फिर पेरेंट्स कहते हैं कि आपने ये क्यों अप्लाई किया, हमारे बच्चों को तो नुकसान हो गया। आपने फिर पेरेंट्स को ये बताना होता है कि हमने ये इसलिए अप्लाई किया है ताकि इसका जो ये बिहेवियर है वो खत्म हो जाए। तो आपने फिर पेरेंट्स को भी बताना होता है कि घर पे भी अगर ये करेगा तो आपने ये अप्लाई करना है। और जैसे ही उसका बिहेवियर थोड़ा काम डाउन होता है, थोड़ा कम होता है, तो आपने उसको रीइंफोर्समेंट देनी है। ये आपने गाइडलाइंस पेरेंट्स को भी देनी है और बाकी थेरेपिस्ट को भी देनी है। जी जी ठीक है मिस। जी मैम, ये जो पेरेंट्स वाली आपने लास्ट बात कही ना, ये आपने बहुत सही की। ये मतलब 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है मेरे साथ
कि बच्चे के साथ आई वाज डूइंग दिस ना, इग्नोरिंग प्लान इग्नोरिंग और एक्सटेंशन। तो पेरेंट्स को आई फील कि मतलब उनको ना बहुत बुरा फील हो रहा था कि भाई ये तो हमारे बच्चे को देख नहीं रही है, तो इग्नोर के लिए ऐसा छोड़ा हुआ है, मेरा बच्चा पता नहीं क्या से क्या कर रहा है। तो वो उनको काफ़ी वो माइंड कर गए थे ना इस चीज़ को। तो देन मैंने इनको बताया, पूरा काउंसिल किया, सारी चीज़ें वो सब की। तो मतलब फिर भी बहुत मुश्किल से जाके इस चीज़ को पेरेंट्स जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर भी प्लान्ड मुश्किल से करते हैं, तो मैं इनको कहती हूँ कि भाई प्लान्ड यही चीज़ आपने घर में भी करी है, हम्म तो उनके लिए ये मुश्किल हो रहा होता है। प्लान्ड इग्नोरिंग देने का भी एक तरीका होता है। आप कुछ थेरेपिस्ट क्या करते हैं, जो मैंने खुद देखा है, कि अगर प्लान्ड इग्नोरिंग अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल ही बच्चे को इग्नोर करते हैं, देखते ही नहीं है बच्चा क्या कर रहा है। तो आपने ऐसा नहीं करना होता कि बच्चा, आपने देखना ही नहीं है बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि बच्चा या तो ऑटिस्टिक होगा या एडीएचडी का होगा। तो वो तो उसको तो नहीं पता कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो ठीक है, ये गलत है। तो उसमें थेरेपिस्ट ये देखे कि उसके आसपास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी हुई जिससे वो नुकसान उसको भी हो सकता है। जैसे कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट है, टेबल है अगर, तो वो टेबल को तो नहीं जाके हिट कर रहा अपने आप को। अगर हिटिंग कर रहा है तो उसमें आपने सबसे पहले हाथ फोल्ड करने होते हैं, अगर उसके लिए आपने एक्सटेंशन लगानी है तो फोल्ड करने होते हैं, उसको काम डाउन करना होता है, इससे फिर बैकवर्ड काउंटिंग करनी होती है। जितना भी बच्चे का पेशेंस लेवल है, 5 से 1 तक कर लें या 9 से 1 तक कर लें। फिर उसके बाद अपने एक्सटेंशन ऐसे अप्लाई करनी है कि अपने बच्चे की तरफ ही देखना है, लेकिन उसको उस एक्सटेंशन अप्लाई करने का मतलब ये है कि उसको उस बिहेवियर पे री नहीं देनी जिस जो वो कर रहा है। अब वो अगर थ्रोइंग कर रहा है अटेंशन लेने के लिए, तो अपने अटेंशन नहीं देनी उसको, सिर्फ इतना दूर से देखना है कि बच्चा कुछ कर तो नहीं रहा। और अगर कोई इस तरह का कोई काम कर भी देता है, ऑब्जेक्ट नीचे गिरा रहा है, कुछ भी गिरा रहा है, तो आपने वर्बली बोल के कुछ नहीं कहना, बस सिंपली वो बच्चे को वहां से उठा के उसकी जगह शिफ्ट कर देनी है, ताकि उसको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि मैंने और ये चीज़ एक दफ़ा नहीं करनी, 2 हफ्ते तक मैक्सिमम, मिनिमम अप्लाई करनी है। 2 हफ्ते में बच्चा लर्न कर लेता है कि मैंने तो ऑब्जेक्ट गिराया था, तो मुझे मेरी थेरेपिस्ट ने या टीचर ने मेरी जो है वो जगह चेंज कर दी थी। तो आपने साथ साथ पेरेंट्स को भी प्रॉपर बताना है कि एक्सटेंशन अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या, स्टेप्स क्या होते हैं और उसके फायदे क्या है। फायदा इससे यही होता है कि उसका जो नेगेटिव बिहेवियर होता है, जो अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है, वो खत्म हो जाता है, अगर वो एक्सटेंशन थेरेपिस्ट ने सही तरीके से लगाई है तो। अगर एक्सटेंशन से भी नहीं अप्लाई नहीं रुक रहा, तो फिर आपने दोबारा से वही सारा प्रोसीजर फॉलो करना है, जिसमें आपने री इन्फोर्समेंट देनी है, फिर आपने पनिशमेंट भी यूज़ करनी है। और डिफरेंशियल री इन्फोर्समेंट्स में DRA हम यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चा, अगर ये सिचुएशन है कि बच्चा सेल्फ हिटिंग कर रहा है और उसके लिए हमने एक्सटेंशन अप्लाई करनी है और साथ में हम DRA अप्लाई करेंगे। एक्सटेंशन हम ऐसे अप्लाई करेंगे इसमें कि बच्चे ने हिटिंग की, हमने उसको वर्बली कुछ नहीं कहा, ना नो बोला ना स्टॉप बोला, सिर्फ उसको, अक्सर थेरेपिस्ट क्या बोलते हैं, ऊंचा से कह देते हैं कि ये क्या किया आपने। तो उससे क्या होता है कि बच्चा बच्चा टेंशन के लिए हिटिंग कर रहा होता है, तो वो और ज्यादा मार हिटिंग करने लग जाता है खुद को। अगर वो सेल्फ हिटिंग कर रहा है वो को और ज्यादा मारने लग जाता है, क्योंकि उसको अटेंशन मिल गई थेरेपिस्ट से। तो आपने सिंपली क्या करना है कि उसको उसके हाथ फोल्ड करने हैं, और फिर उसको दूसरी उसकी वहां से सबसे सबसे अच्छा यही होता है कि हमने वहां से जहाँ पे उसने बिहेवियर दिया है वहां से उठा के कहीं और ले जाओ, रूम में ही कोई किसी और जगह पे बिठा दो या रूम चेंज कर लो, कुछ भी। तो अपने आराम से बिठाना, जो बच्चा काम डाउन हो जाएगा, फिर उसको, अगर बच्चा इतना अंडरस्टैंडेबल है कि वो बातें समझ रहा है। अ, कुछ बड़े बच्चे होते हैं जो 5-6 साल के होते हैं, उनको बातें समझ आ रही होती हैं, तो उनको फिर बताना है कि इस तरह से सेल्फ हिटिंग नहीं करते। ये पूरी वो जैसे स्टोरी, जैसे हम अ, बच्चों को अपने घर में भी बच्चों को बता रहे होते हैं कि आपने मारना नहीं है, बैड हैबिट होती है इस तरह से। और फिर आपने DRA अप्लाई करनी है, उसमें आपने बच्चे को सिखाना है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, अटेंशन चाहिए, तो टीचर को बुलाना है, मारना नहीं है। फिर वो जब वो अप्लाई करेगा DRA के थ्रू, वो बुलाए, मतलब बोल के बुलाएगा कि टीचर लुक एट मी या टीचर इधर आए, जो भी। तो आपने वहां पे उसको री इन्फोर्समेंट देनी है।
और पेरेंट्स को भी जी ये मैम। सेम प्रोसीजर आपने अप्लाई कर, मतलब सेम प्रोसीजर समझाना है। जी मैम, सही सेफ्टी के साथ ही रिलैक्सेशन में करते हैं, और मैं इनको ये भी कहती हूँ कि घर में भी जैसे करना है तो सेफ्टी के साथ ही करना है, क्योंकि घर में तो मतलब थोड़ा ओपन होता है ना माहौल, तो वो कुछ भी बच्चा उठा के फेंक सकता है ऐसा, तो वो सारी चीज़ें मैं गाइड करती हूँ। हम्म। मैम थ्रोइंग की एक और चीज़ कर रहे थे, जैसे थ्रो किया ना बच्चों ने कोई चीज़ जैसे टॉय या इवन की टेबल, तो समटाइम्स इग्नोर करने से भी वो और ज़्यादा कर रहे होते हैं। और या तो फिर एक चीज़ और भी करते हैं कि अगर वो चीज़ फेंक रहे हैं तो वही हम जो है ना उनसे बोलते हैं कि अच्छा अब ये आप नहीं उठानी है, अब ये हम्म। आप नहीं उठा के रखनी है, और आपको दोबारा इसको सेट करना है। तो मैम ये कैसा होता है बच्चे के लिए, क्या ये सही है या नहीं? वो जो हम कहते हैं ना कि ये आप आपने खुद ही उठानी है, वो ठीक होता है। वो काफी ज्यादा थेरेपिस्ट होते हैं जो वो ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं होता। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर बच्चे की आपने लर्निंग करवानी है कि उसको समझ आए कि मैंने क्या किया और मैंने अब इंडिपेंडेंट करना है बच्चे को, उसके लिए ये टेक्निक अच्छी है। इसमें ये होता है कि बच्चे को समझ आ जाती है कि चीज़ अगर मैं गिराऊंगा तो मुझे खुद ही उठानी पड़ेगी फिर। तो वो एक दो दफा करेगा, तीसरी दफा वो चीज ही नहीं नीचे गिराएगा। जब आपने हाँ, उसमें प्रॉम्प्ट्स आप दे सकते हो, उसमें आप वर्बल प्रॉम्प्ट, डायरेक्टिव प्रॉम्प्ट के थ्रू बच्चे को बता सकते हो कि यहाँ से ये चीज उठाओ, इसको बास्केट में रखो, फिर बास्केट को टेबल पे रखो। इसमें ये भी होता है कि हम कभी कभी अगर बच्चा नहीं सीख रहा तो हम वो भी साफ करवाते हैं और उसके अलावा बाकी चीजें भी साफ करवाते हैं। तो इससे ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो बिहेवियर रिड्यूस हो जाता है। जी मैम, सही मैं ऐसे ही करती हूँ। और शुरू शुरू में जैसे पेरेंट्स तो होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि जैसे बच्चा फेंकता है तो मैं उसको खुद उठा के देती हूँ, तो फिर वो दोबारा फेंक रहा होता है, तो मैं उनको तो यही बताती हूँ कि अच्छा ये तो उसके लिए, बच्चे के लिए ना टेंशन हो गई है, टेंशन सीकिंग हो गई, इसके लिए एंजॉयमेंट और फन हो रहा है, ऐसे ही करता रहे, तो इसी जी। तरह बच्चा जो खुद है खुद उठा। खुद नहीं उठा के देना, क्योंकि अगर खुद उठा के पेरेंट्स करते हैं ऐसे कि वो खुद देते हैं, पेरेंट्स के थेरेपिस्ट भी कर रहे होते हैं। अगर आप खुद ही उठा के उसको दे दोगे बच्चे को तो बच्चे को समझ ही नहीं आया उसको, तो वो चीज़ उसको अच्छी लगने लग जाएगी, तो वो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, टीज करने लग जाते हैं। जहाँ मतलब खुद से टीज करने के लिए, तंग करने के लिए थेरेपिस्ट को या मदर को, तो वो चीज़ें नीचे गिराएंगे। अक्सर आपने देखा होगा अगर दोबारा उठा के देते देते हो तो बच्चे हंस रहे होते हैं। ये मेरे साथ बहुत होता है। अगर मैं बच्चे को कोई चीज़ नीचे गिरी गिरी हुई है और वो मैं उसको उठा के दे देती हूँ कि ये लो वापस, तो ऊपर देख रहे हो, देखो तो बच्चे हंस रहे होते हैं। उससे ये पता चल रहा होता है कि बच्चे ने टीज करना करना था और अटेंशन लेनी थी। और वही जब काम दोबारा बच्चे से खुद करवाओ कि ये ही आप क्लीन अप खुद करोगे, अगर चीज गिराओगे तो क्लीन अप खुद करोगे, तो वो एक दो दफा तो करते हैं जब तक उन्हें समझ नहीं आती। लेकिन जब वो काम उन्हें खुद करना पड़ता है तो फिर वो छोड़ देते हैं। जी मैम, बिल्कुल ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही रिएक्शन देते हैं। और मैम जो आप हैंड्स फोल्ड करने के लिए कह रही हैं कि इस तरह का अगर बच्चा जो है ना वो हिटिंग जैसे करते हैं तो उनको हैंड्स फोल्ड फोल्ड करने के लिए कहें, तो मैम समटाइम्स कुछ बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव हाइपर एक्टिव होते हैं, और जैसे एज में भी कुछ बड़े होते हैं ना, जैसे अगर मेरे पास 12 to 14 ईयर की एक बच्ची है, उसमें ये सेम बिहेवियर है कि वो अटेंशन सीकिंग करने के लिए हिटिंग करती है, पिंच करती है, तो उसके अगर मैं हैंड्स ऐसे होल्ड करके रखूं या फोल्ड करूं तो उसके लिए तो फिर ये एंटरटेनमेंट बन जाती है बाकायदा। वो तो फिर हम्म। इसको बहुत एंजॉय करती है कि भाई किसी तरह मतलब मेरी मिस अब मुझे देखो, मेरे साथ लाइक खेल रही हैं, मुझे पकड़ रही हैं, मुझे टच कर रही हैं, तो उस पे तो वो और ज्यादा उसी टाइम ही मुझे जो है ना वो बहुत ज्यादा बिहेवियर्स नेगेटिव बिहेवियर्स देना शुरू कर देती है। तो फिर आप उस सिचुएशन में क्या करती हो?